E upon A is always and this constant is EBB. ये किरचॉफ्स लॉ था। और एक बार पढ़ने से चीजें नहीं आती, आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि आपने एक बार पढ़ा और आ गया, कम से कम 7 से 14 बार एक टुकड़ों में समझना पड़ेगा। आज तूने ये चीज याद करी, अगले दिन फिर वो ये लिख करके देखा, फिर याद करी, फिर लिख करके देखा, फिर करी, फिर कहीं जाकर के तेरे को याद होगा। इतनी अच्छी याददाश्त हो तो बात ही क्या है, E अपॉन A इज इक्वल टू EBB, यही है ना। अब मैं इन दोनों का रिलेशन देखिए, और इसको अगर आप देखोगे तो E क्या है, नॉर्मल बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिए। हाँ तो क्या है, कहीं भटक रहा हूं मैं। आपको नहीं लगता E और A दोनों सेम है? ब्लैक बॉडी के लिए सेम होती है। वैल्यू ऑफ E एंड A इज ऑलवेज, but both are defined differently. A को यहां से डिफाइन करा जाता है और E को यहां से डिफाइन करा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की एक ही आने वाली है। यहां पे देखिए नॉर्मल बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी, यहां भी क्या है, नॉर्मल बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी, दोनों के फॉर्मूले सेम है। लिखिए इनको, ये 5 फॉर्मूले आपके हैं और एक ये नोट है। रेडिएशन निकालना है तो इमिसिव पावर को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, एब्जॉर्प्शन निकालना है तो इंसिडेंट रेडिएशन इनटू एब्जॉर्प्टिव पावर। लिखिए इसको, हो गया, हेडिंग डालिए, स्टीफन्स लॉ। इसमें इतने लॉज हैं और इतने सारे सिंबल हैं कि पता भी नहीं लगेगा कब तुम्हारा कहां किसमें क्या घुस गया। ये इमिसिव पावर, ये इमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। स्टीफन्स लॉ ब्रैकेट में लिखिए फॉर ब्लैक बॉडी, नॉर्मल बॉडी के लिए नहीं, ये ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया था। कहता है कि अगर ये आपके पास ब्लैक बॉडी है, किसी टेम्परेचर T पर ये हीट रेडिएट करती है, तो कितनी हीट रेडिएट करेगी वो बात बताई थी हमें स्टीफन ने। स्टीफन कहता है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर रेज्ड टू द पावर 4। व्हाट इज दिस? ये ब्लैक बॉडी के लिए है, यानी कि आप बात कर रहे हो EBB इज प्रोपोर्शनल टू द T4। बेसिकली आप यही कह रहे हो। तो कहता है कि किसी बॉडी के लिए हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, किसी बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर्स। टेम्परेचर का रिलेशन अभी तक कहीं नहीं दिया। अभी हम यही तो कह रहे थे कि DQ ये E क्या होता है, Q अपॉन AT, बट टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है ब्लैक बॉडी के लिए, वो ये रहा। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। 5.678 10 की पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4। स्टीफन्स कांस्टेंट। वॉट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, सही था, केल्विन 4। जूल पर सेकंड को आप वोट कह रहे हो ना, डन। ये था स्टीफन्स लॉ, दिस इज स्टीफन्स लॉ, क्लियर। टेम्परेचर से रिलेशन बताया इसका। दूसरी बात लिखिए, अगर ये ब्लैक बॉडी, दोबारा डायग्राम बनाना, T टेम्परेचर पर इसमें है और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर T डैश है। इस बात की स्टडी करी बोल्ट्जमैन ने। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि ये हीट रेडिएट करता है, जबकि रियलिटी ये है
कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। तो बोल्ट्जमैन ने इस बात की स्टडी करी, वो कहता है यार ऐसे नहीं हो रहा, अगर ये कुछ हीट निकाल रहा है तो एनवायरमेंट से कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर ये 100 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है और 120 जूल निकाल रहा है तो आप बोलो कि नेट निकलने वाला 120 है। अगर मैं बात करूं dq by dt radiated by black body should be equals to dq by a t, कितना रेडिएट करता है माइनस कितना एब्जॉर्ब करता है फॉर ब्लैक बॉडी। बताइए टोटल नेट कितना रेडिएट कर रहा है। अगर ये 120 रेडिएट करता है और 100 एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि नेट रेडिएशन कितना है, रेडिएटेड बाय नेट एब्जॉर्ब्ड ब्लैक बॉडी के लिए। लिखिए इस बात को, और ये कब लिख रहा हूं मैं, जब T इज मोर देन T डैश। बॉडी का टेम्परेचर कर लेना T नोड और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कर लेना T, है ना। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि यार एक ब्लैक बॉडी है, ये हीट रेडिएट करती है, कि कितनी करती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा T की पावर 4। यही तो पढ़ रहे थे हम अभी तक। लेकिन अब इसने बोला कि सिर्फ रेडिएशन मत जोड़ो कि 120 रेडिएट कर रही है, कि कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। अगर इसने 100 एब्जॉर्ब कर रखा है तो नेट जो निकल रहा है वो 120 माइनस 100 निकलेगा। देखिए उधर, अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये ज्यादा रेडिएट करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ये सोचो ये कितना आ रहा है, सिग्मा T नोट की पावर 4 कितनी रेडिएट करेगा, ये स्टीफन्स लॉ है, और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, सिग्मा T की पावर 4। अगर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर T है तो सराउंडिंग जो इस पे डालेगा तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा, बट सराउंडिंग के लिए तो रेडिएटेड है। उसने जो निकाला है वो सिग्मा T की पावर 4 है। हमने यही तो पढ़ा, जो निकालता है वो सिग्मा T की पावर 4 के बराबर होता है। तो सराउंडिंग के लिए तो रेडिएटेड है और इसने एब्जॉर्ब कर रखा है, तो ये कितना आ गया, सिग्मा T की पावर 4 माइनस ये क्या हो गया, सिग्मा T नोट की पावर 4, दैट इज द E फॉर ब्लैक बॉडी। यानी कि E ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा T नोट की पावर 4 माइनस T की पावर 4, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन ने सिर्फ इतनी बात बोली कि इट इज सिग्मा T की पावर 4, खत्म। बोल्ट्जमैन बोला नहीं 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 नहीं, आप इसको कह रहे हो 120 निकाल रहा है, बट ये कुछ एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा, कि 100 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको माइनस करो, कि ठीक है कर दो। दिस इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। लिखिए इसका टेम्परेचर है T नोट और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T, तो जब T नोट ज्यादा होगा T से, है ना, तो ये ज्यादा रेडिएट करेगा। अगर ये कम हो गया तो ये, हाँ, तो फिर ये नेट 120 लेगा, फिर 100 छोड़ेगा। ऐसा हमारे भी एप्लीकेबल होता है कि जब हम ठंडे होते हैं तो हम लेते हैं। ऑफ कोर्स बाहर से हीट आएगी ना, हीट कहां से जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो ही तो जाएगी हमेशा। अगर तेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो तू सराउंडिंग को देगा, सराउंडिंग का ज्यादा है सराउंडिंग तेरे को देगी। सराउंडिंग में ठंडा, मैं भी ठंडा हूं, तो मैं दोनों का टेम्परेचर में किसी एक का बराबर ज्यादा है, अच्छा ठीक है। अच्छा किसके लिए एप्लीकेबल है, ब्लैक बॉडी। फिर नॉर्मल बॉडी का क्या करोगे, सर उसमें कुछ हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा बताओ। अगर मैं यहां बात करूं फॉर नॉर्मल बॉडी, अब आपको पता है नॉर्मल बॉडी
अपॉन EBB इक्वल्स टू ए, इज इक्वल्स टू ए और या ए तब यूज करोगे जब एब्जॉर्प्शन की बातें होंगी। दोनों की वैल्यू एक होती है बट दोनों का डेफिनेशन अलग है। ए की डेफिनेशन होती है एब्जॉर्ब्ड अपॉन इंसिडेंट और ई ये होता है इमिसिविटी। अगर मुझे ये पता है तो मैं नॉर्मल बॉडी के लिए निकाल सकता हूं EBB की वैल्यू आपके पास है, तो नॉर्मल बॉडी के लिए अगर ये चीज अप्लाई करनी है तो इसमें उसकी एमिसिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये लो नॉर्मल बॉडी पे भी लगाया जा सकता है, सिर्फ इसको ई से मल्टीप्लाई कर देना। टी केल्विन में होगा, है ना, कैपिटल टी का मतलब केल्विन में। सर ये केमिस्ट्री में भी केल्विन में ही चलता जाता है। कैपिटल टी केल्विन में ही चलता है। EBB की वैल्यू ऊपर से सॉरी सही बोल रहा है। एक बार रिवाइज कर लीजिए जो पढ़ा है उसको। भाई सीधी सी बात है, स्टीफन कहता है यार जो निकालेगा ना वो होगा सिग्मा टी की पावर 4। बोर्ड में कहता साले कुछ एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा ये, उसको तो माइनस कर ले, तब उसने इसको सिग्मा टी की पावर 4 से माइनस कर। सीधी सी बात है। आगे हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इंपॉर्टेंट करना इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टीफन ने लॉ किसके लिए दिया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ब्लैक बॉडी के लिए। अब न्यूटन कहता है नॉर्मल बॉडी के लिए, ये वही न्यूटन है, इसैक न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखिए इसमें, इट स्टेट्स दैट a hot object transfer heat. It states that a hot object transfers heat to its surrounding. सही बात है। A hot object ट्रांसफर्स हीट टू इट्स सराउंडिंग। हॉट बोला है तो सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर है तभी वो दे रहा है, ठीक है। एट द एंड रेट ऑफ हीट लॉस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the difference in temperature between the body and surrounding. सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद क्या बोला? Directly proportional to the difference in temperature between the बॉडी and surrounding. क्या इसने ये बोला कि ब्लैक बॉडी के लिए बोल रहा हूं मैं? नहीं, ऐसा इसने नहीं बोला। ये लोग क्या कहता है, देखिए हॉट बॉडी है सर तो वो हीट देगी। ये बोलता है कि ये जो बॉडी है ये हीट रेडिएट करती है, इसका टेम्परेचर है T0 मान लो, और एनवायरमेंट का टेम्परेचर है T। अगर ये हॉट है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसने रेट ऑफ हीट लॉस की बात करी है, उसने किसकी बात करी थी? हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसने एरिया भी काउंट करा था, इसने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। इसने बोला रेट ऑफ हीट लॉस दैट इज dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू द T0 माइनस T। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये dq by dt को हटाता है तो एक कांस्टेंट लगाता है k, और इस k को हम बोलेंगे कूलिंग कांस्टेंट। किसे कूलिंग क्यों? क्योंकि ये हीट रेडिएट ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। कूल होगा ऑफ कोर्स, लिख लीजिए
कूलिंग कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल, ठीक है वही बात। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मेरे रजिस्टर और मेरे नोट से ही पढ़ना, इधर उधर की बुक्स छानोगे तो इतना उलझ जाओगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि साला न्यूटन्स लॉ था क्या एक्चुअल में, ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, सब घुस जाएगा एक ही बार में। ये मैं जब पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैंने बहुत ही पढ़ा है, तब जाकर के मैं फाइनली आपको बता रहा हूं कि बेटा ये लिख लो। उसमें मैंने एनसीईआरटी दुनिया भर की बुक्स पढ़ ली है मैंने। नेता मत बन जाना सर उसमें तो ये लिखा है उसमें तो ये लिखा है। चलिए ओके। अच्छा एक चीज और है, नोट लिखिए। सपोज करो ये एक बॉडी है, ये हीट रेडिएट करती है। अगर इसका टेम्परेचर अभी है T1, बाद में इसका टेम्परेचर हो जाता है T2, पहले T1 था T2 हो जाता है, तो कितनी हीट रेडिएट करी होगी अगर इसका मास m है तो, और इसकी स्पेसिफिक हीट s है तो? सर एम, हाँ आप तो बता ही दोगे ms डेल्टा t। तो सर फिर क्या और कुछ अलग होता है? नहीं वही है, अगर मैं ms नहीं देता तो पता नहीं लगता तुम्हें क्या बोलना है। नहीं सर क्यों नहीं पता? ms डेल्टा t ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हाँ इसी चैप्टर में पढ़ा था आपने, ठीक है। एक पढ़ा था Q की वैल्यू होती है ml और एक होती है ms डेल्टा t। ये तब लगता है जब स्टेट चेंज होती है और ये तब लगता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ठीक है। अब जरा सोचो, इफ चलो चेंज इन टेम्परेचर is dt, then heat radiated is given by dq is equals to ms dt। क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन dq by dt is equals to k टी माइनस टी नॉट। किस टेम्परेचर पर है? ये टी नोट टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी, टी नोट माइनस टी। इसका मतलब है डी की स्पेलिंग ये रख दो, एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी नोट माइनस टी। तो एक रिलेशनशिप यहां से भी आ गया, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं रेट ऑफ हीट लॉस। सोचो सोचो ये क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस। इसको क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग। कूलिंग, हाँ सर। क्या दोनों एक ही चीज है? रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीट लॉस देख लो कहां एक है। रेट ऑफ हीट लॉस में के टी नोट माइनस टी है, अगर इसको ms से डिवाइड कर दूंगा तो वो टेम्परेचर में चेंज किस रेट से हो रहा है? जिस रेट से हीट निकल रही है, क्या उसी रेट से टेम्परेचर भी गिरेगा क्या? नहीं। ये कोई जरूरी नहीं। अगर हीट में चेंज 10 जूल का आया है तो टेम्परेचर में चेंज 10 केल्विन का आ जाएगा क्या? ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। वही चीज यहां पर है। देखिए इसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर, है ना। सुनिए, तो ओवरऑल दो चीजें समझ में आ गई है मेरे को। दो फॉर्मूले यहां से हमारे पास न्यूटन के आ गए हैं। एक है आपके पास dq बाई dt स्मॉल टी, दैट इज टी नोट माइनस टी। एक है dt बाई dt k अपॉन ms, टी नोट माइनस टी। रेट ऑफ हीट लॉस, यही है ना। अबे न्यूटन्स लॉ है ना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेकिन वो टेम्परेचर लॉस की बात करेगा तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग। अगर मैं कह दूं, लिखिए ये भी लिखिए वंस मोर करके, लिखते चला करो, चीजें सेपरेट करनी जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हो वो मिक्स नहीं होना चाहिए।
स्टीफन भी लिखा दो यहीं पे है, स्टीफन्स लॉ। तो यहां क्या लिखूं मैं, फॉर ब्लैक बॉडी दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। फिर कौन आया, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन। वो बोलता है भाई सराउंडिंग भी तो कर, कि ठीक है ना, चले सिग्मा टी नोट की पावर 4 माइनस सिग्मा टी की पावर 4। टी क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट वाला, केल्विन में, है ना। तो ये आपने पढ़ा है, ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं मैंने आज। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक चीज और, एक कर्व खींचिए। अगर एक बॉडी टाइम और टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर है टी नोट, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर टाइम के साथ साथ कम होगा, क्योंकि ये हीट लॉस करेगी। कम होते होते कितना टेम्परेचर हो जाएगा, गंजे जितना एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। हाँ सर, जब सेम हो जाएगा तब तो हीट लॉस नहीं होगा। तो ये कर्व ऐसा बनेगा, और एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर जब इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। बनाइए कर्व, ये न्यूटन का कर्व है। ये एनवायरमेंट से कम टेम्परेचर किसी बॉडी का नहीं हो सकता। अगर एनवायरमेंट से कम है तो एनवायरमेंट उसको हीट देकर के गर्म कर देगा। अगर ये ऑलरेडी गर्म है तो एनवायरमेंट इससे हीट लेकर के इसको, यही होता है और क्या। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। एक दो बॉल्स हैं आपके पास मेटल की, एक छोटी और एक बड़ी। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। एनवायरमेंट का टेम्परेचर T, इन दोनों का टेम्परेचर T नोट, ठीक है। इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी रो, इसकी स्पेसिफिक हीट S, इसकी भी S। आइडेंटिकल बॉल्स है बेसिकली, सेम मेटल की, ठीक है। बनाइए डायग्राम। साइज का फर्क है। टू, क्या बोला मैं, टू मेटेलिक बॉल्स, मेटेलिक बोलती तो एक ही मेटल है, kept in the same room temperature, kept in the same room temperature, then find out for which ball, इसको ले लो A और इसको ले लो B, for which ball, number 1, rate of heat loss will be more, rate of heat loss will be more. Number 2, rate of cooling will be more, rate of cooling will be more. कॉपी के टॉप पर लिखना। न्यूटन्स कांस्टेंट जो है K, इसकी वैल्यू लिख लीजिए, क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। 4 सिग्मा E A T की पावर 4। T कौन सा, सराउंडिंग। ट्राई की ना जरा, बी का, हाँ बी का हीट लॉस ज्यादा है, नीचे वाले में पहले का होगा, आइए पहले का होगा। आइए, अब आप क्या बात कर रहे हैं, पहला रेट ऑफ हीट लॉस dq बाई dt इज इक्वल टू k t माइनस टी नोट, नहीं टी नोट माइनस टी। k क्या है, ये तो सबके लिए सेम है, 4 सिग्मा E A T की पावर 4। सेम मेटल है, सिग्मा E दोनों का सेम A, तो मैं कह सकता हूं dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू k, दैट इज फर्दर प्रोपोर्शनल टू A। तो किसका एरिया ज्यादा है, B।
तो एरिया ऑफ बी इज मोर देन एरिया ऑफ ए, सो rate of heat loss will be more for A, sorry B, for B। ये पहली बात है। रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा है? इसका। क्लियर है? ओके। अब दूसरी बात लिखते हैं, यहां बात करो, dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू k अपॉन m आ गया, क्योंकि s भी सेम आएगा। k इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी दोनों की सेम जाएगी। एरिया होता है मेरा r स्क्वायर, ये होता है r क्यूब। तो जिसका r ज्यादा है उसका dt बाई dt क्या हो जाएगा? कम। तो रेट ऑफ कूलिंग b की कम होगी। सो रेट ऑफ कूलिंग विल बी मोर फॉर ए। कौन जल्दी ठंडा हो रहा है? ए। रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा है? बी का। दोनों अलग अलग बातें आ गई। लिखिए इसको। करके दिखाना पड़ेगा ना, ये देखो, वैसे प्रोपोर्शनलिटी में तो ऐसा आ जाएगा, बट वैल्यू निकालने वाली बात है वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। नहीं, इसको करा भी सकते हो आप। देखो इधर देखना, इसको एक बार इधर देखो, dt बाई dt इज इक्वल टू k बाई ms टी नोट माइनस टी 4 सिग्मा ई ए, यही है ना? t की पावर 4 टी नोट माइनस टी अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एस। हो गया? अब आप लिख दो dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वॉल्यूम का। dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये लो आ गया। सो dt बाई dt फॉर A will be more than dt by dt of B. So rate of cooling for A is more, मतलब A जल्दी ठंडा होगा, जबकि रेट ऑफ हीट लॉस बी का ज्यादा है। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।